तो शंभू भैया ने आज की वाचन करना था, तो मेरे ख्याल आज भैया उपलब्ध नहीं है। तो अमन भैया कैसे करना है? पाला कर रही है क्या रीडिंग? दीदी एक मिनट। शंभू भैया, हाँ शंभू भैया थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, तो इसमें ये देखते हैं हम लोग। विभीषिकाओं के अंधकार में झांकती प्रकाश की किरणें। जी भैया हाँ दीदी, बताएं। हाँ दीदी मैं कर रहा हूँ उसका वाचन अभी। एक मिनट का विभीषिकाओं समय। के अंधकार में झांकती प्रकाश जी किरणें। जी, 1 मिनट का समय दे पेज दें इसके लिए। नंबर पेज जी नंबर क्या है भैया? हाँ दीदी, ये है बुक 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 2। भैया आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। 1 मिनट, आवाज कम आ रही है। नहीं, अच्छी आ रही है भैया, प्रणाम सभी। नहीं भैया, आवाज कम नहीं है। अच्छा अच्छा, आवाज ठीक है। कम आ रही। जी ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। विभीषिकाओं के अंधकार से झांकती प्रकाश की किरणें। इन दिनों जिधर भी, हाँ पहले हम लोग इसकी भूमिका देख लेते हैं एक बार। काल चक्र स्वभावतः परिवर्तनशील है। जब कोई बड़ा व्यापक परिवर्तन व्यापक क्षेत्र में तीव्र गति से होता है तो उसे क्रांति कहते हैं। बहुत सुंदर बात है। कोई बड़ा परिवर्तन व्यापक क्षेत्र में तीव्र गति से होता है उसे क्रांति कहते हैं। अथवा अन्यथा परिवर्तन तो चलता ही रहता है, ये काल चक्र का स्वभाव है। क्रांतियों के बीच कुछ महाक्रांतियां भी होती हैं जो चिरकाल तक जनमानस पर अपना प्रभाव बनाए रखती हैं। प्रस्तुत युग संधि काल भी एक महाक्रांति का उद्घोषक है। महाक्रांतियां केवल सृजन और संतुलन के लिए ही उभरती हैं। सृजन और संतुलन के लिए महाकाल का संकल्प उभरता है तो परिवर्तन आश्चर्यजनक रूप एवं गति से होते हैं। रावण दमन, राम राज्य स्थापना एवं महाभारत आयोजन पौराणिक युग के ऐसे ही उदाहरण हैं। इतिहास काल में बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन, साम्यवाद और प्रजातंत्र की सशक्त विचारणा का विस्तार, दास प्रथा की समाप्ति आदि ऐसे ही प्रसंग हैं जिनके घटित होने से पूर्व कोई उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। युग संधि में श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की स्थापना तथा अवांछनीयताओं के निवारण के लिए क्रांतियां रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह एक के पीछे एक दौड़ती चली आ रही है। देखिए, एक के पीछे एक दौड़ती चली आ रही है। बहुत सुंदर बात गुरुदेव इसमें कह रहे हैं। युग संधि काल में श्रेष्ठ मानवीय मूल्य की स्थापना तथा अवांछनीयताओं के निवारण के लिए क्रांतियां रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह एक के पीछे एक दौड़ती चली आ रही हैं। उनका द्रुत गति से पटरी पर दौड़ना हर आंख वाले को प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा। मनीषियों के अनुसार उज्जवल भविष्य की स्थापना के इस महाअभियान में भारत को अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो ये इस पुस्तक की भूमिका है कि क्रांति, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन जब ये परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो उसको क्रांति बोला जाता है। और जो युग संधि काल में जो क्रांति होने वाली है, कौन सी क्रांतियां होनी है यहाँ पे? श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की स्थापना वाली क्रांति होनी है और अवांछनीयताओं के निवारण के लिए क्रांति होनी है। तो ये रेलगाड़ियों के डिब्बे की तरीके से एक के पीछे एक दौड़ती चली जा रही है द्रुत गति से। अब इसमें ये कहा गया, चैप्टर देखते हैं। विभीषिकाओं के अंधकार से झांकती प्रकाश की किरणें। इन दिनों जिधर भी दृष्टि डालें चर्चा परिस्थितियों की विपन्नता पर होती सुनी जाती है। कुछ तो मानवीय स्वभाव ही ऐसा है कि वह आशंकाओं विभीषिकाओं को बढ़ चढ़ कर कहने में सहज रुचि रखता है। कुछ सही अर्थों में वास्तविकता भी है जो मानव जाति का भविष्य निराशा एवं अंधकार से भरा दिखाती है। इसमें कोई संदेह नहीं
कि मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रगति कर दिखाई है। 20वीं सदी के ही विगत 2 दशकों में इतनी तेजी से परिवर्तन आए हैं कि दुनिया की काया पलट हो गई सी लगती है। सुख साधन बढ़े हैं, साथ ही तनाव, उद्विग्नता, मानसिक संक्षोभ, विक्षोभों में बढ़ोतरी हुई है। व्यक्ति अंदर से अशांत है। ऐसा लगता है कि भौतिक सुखों की मृग तृष्णा में वह इतना भटक गया है कि उसे उचित अनुचित, उपयोगी अनुपयोगी का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा है। वह न सोचने योग्य सोचता है, न करने योग्य करता चला जा रहा है। फलतः संकटों के घटाटोप चुनौती बनकर उसके समक्ष आ खड़े हुए हैं। यही बात गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में ये एक मंडल 1 के चैप्टर 1 में कही हुई है। अचिंत चिंतना जाता, अयोग्य आचरण मस्तथा। तो ये वाली बात जो है, फलते रोग शोक की रितारती, शोकार्ती, तो इसमें जो है यही बात जो गुरुदेव यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हर व्यक्ति इतनी तेजी से आए परिवर्तन एवं मानव मात्र के विश्व मानवता के भविष्य के प्रति चिंतित है। प्रसिद्ध चिंतक भविष्य विज्ञानी एल्विन टॉफलर अपनी पुस्तक फ्यूचर शॉक में लिखते हैं कि यह एक तरह से अच्छा है कि गलती मनुष्य ने ही की है। आपत्तियों को उसी ने न्योत बुलाया एवं वही उसका समाधान ढूंढने पर भी अब उतारू हो रहा है। टाइम जैसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रतिवर्ष किसी विशिष्ट व्यक्ति को मैन ऑफ द ईयर चुनती है। सन 88 के लिए उस पत्रिका ने किसी को मैन ऑफ द ईयर न चुनकर पृथ्वी को प्लेनेट ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह घोषणा 2 जनवरी 89 को की गई, जिसमें पृथ्वी को एंडेंजर्ड अर्थ अर्थात प्रदूषण के कारण संकटों से घिरी हुई दर्शाया गया। यह घोषणा इस दिशा में मनुष्यों के चिंतन प्रवाह के गतिशील होने का हमें आभास देती है कि हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। यह प्रश्न सभी के मन में बिजली की तरह कौंध रहा है। ऐसी स्थिति में हर विचारशील ने विश्व भर में अपने अपने स्तर पर सोचा, अब की परिस्थितियों का विवेचन किया एवं भावी संभावनाओं पर अपना मत व्यक्त किया। यह भी कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि मनुष्य अपने चिंतन की धारा को सही दिशा में मोड़ दे तो वह आसन्न विभीषिका के घटाटोपों से संभावित खतरों को टाल सकता है। ये बात 88 89 की 89 89 की बात ये कही गई है। और 89 में तो हमारे आज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत अच्छी परिस्थितियां थी। कुएं में पानी आया करता था, इतना जो है वो भी नहीं था। 89 में हमें तो नहीं लगता है कि दिल्ली में इतना प्रदूषण हुआ करता था कभी, जितना जो है आज ये प्रदूषण ये हो रहा है। तो उस समय भी मनीषियों ने इसको चिंताजनक स्थिति घोषित किया था। 89 के टाइम में देखें, जहां उस समय जो परिस्थितियां बहुत अच्छी थी आज की तुलना में। कुओं में पानी होता था, नल पानी दिया करते थे। आज तो वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है, कुएं तो पता नहीं कब के सूख गए हैं। और चारों ओर इतना प्रदूषण है कि व्यक्ति को मास्क लगा के सब तरफ चलना पड़ता है। तो ये उस समय बात की थी, लेकिन आज जो इस तरीके का कुछ बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुछ ना कुछ अगर ये बात कहें तो हर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में हर किसी को जिम्मेवारी दी गई कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, ये इसमें जो है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की वहां पे एक डिपार्टमेंट बनाया है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया कि आपको जो है ये सस्टेनेबल ग्रोथ ही करना है। तो उनके लिए कुछ वो बनाए गए हैं, कुछ मेजर, कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। और वो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की ट्रेनिंग जो है सभी को करनी होती है, हम लोगों को भी करवाई जाती है वहां पर। लेकिन लोग जो है अपने उसको उसी तरीके से देखते हैं, कोई बहुत ज्यादा उस पर गौर नहीं करते। एक ट्रेनिंग के तरीके से एम्प्लॉय को जो है वो दी जाती है, वो लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा काम वहां पर होता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट स्तर पर बहुत इस बात को जोर दिया जा रहा है कि आपकी ग्रोथ जो है
वो पृथ्वी के लिए घातक सिद्ध ना हो। हडसन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क के हरमन कॉन, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट अमेरिका के लेस्कर आर ब्राउन, जो आंकड़ों के आधार पर भविष्य की रूपरेखा बना रहे हैं, आज से 400 वर्ष पूर्व फ्रांस में जन्मे चिकित्सक नॉस्ट्रोडोमस, फ्रांस के नॉर्मन परिवार में जन्मे काउंट लुई हेमन, जिन्हें संसार कीओ के नाम से पुकारता था, क्रिस्टल बॉल के माध्यम से भविष्य का पूर्वानुमान लगाने वाली सुविख्यात महिला जीन डिक्सन तथा क्रांतिकारी मनीषी चिंतक महर्षि अरविंद जैसे मूर्धन्य गण कहते हैं कि यदि यह वेला संकटों से भरी है, विनाश समीप खड़ा दिखाई देता है, तथापि बुद्धि पर अंततः सद्बुद्धि की ही विजय होगी एवं पृथ्वी पर सतयुगी व्यवस्था आएगी। आसन्न संकटों के प्रति बढ़ी जागरूकता से मनीषीगण विशेष रूप से आशान्वित हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को 20वीं सदी के समापन एवं 21वीं सदी के शुभारंभ वाले 12 वर्ष में, जिसे संधि वेला कहकर पुकारा गया है, अपना पराक्रम पुरुषार्थ श्रेष्ठता की दिशा में नियोजित करना चाहिए। शेष कार्य ब्राह्मी चेतना, दैवी व्यवस्था, महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया उससे स्वयं करवा लेगी। तो ये 12 वर्ष का जो समय बताया गया था, 20वीं सदी का समापन और 21वीं सदी के शुभारंभ वाले जो है 12 वर्ष, जो संधि काल के 12 वर्ष थे, जो ये समय 90 के बाद का जो समय बताया, 2000 तक का कुछ समय बताया गया था। तो इसे जो विशेष ये कह के पुकारा, और उसमें प्रयास और पुरुषार्थ हुए भी होंगे और किए भी होंगे, उससे स्थितियां बदली भी होंगी, भले ही सूक्ष्म स्तर पर स्थितियां बदली हों। इन दिनों औद्योगिकरण के बढ़ने से चिमनियों से निकलता प्रदूषण हवा को, कारखानों का कचरा, जलाशयों को, पीने का पानी देने वाली नदियों को दूषित करता चला जा रहा है। बढ़ती आबादी के साथ ईंधन की खपत भी बढ़ी है। इस कारण वायुमंडल में बढ़ती विषाक्तता तथा अंतरिक्ष का बढ़ता तापमान जहां एक और घुटन भरा माहौल पैदा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ध्रुवों के पिघलने, समुद्र में ज्वार आने व बड़े तटीय शहरों के जल राशि में डूब जाने का भी संकेत देता है। ऊंचे अंतरिक्ष में ओजोन का कवच टूटने से, आयन मंडल पतला होता चला जाने से, ब्रह्मांडीय किरणों के वायरसों के धरातल पर आ बरसने की चर्चा जोरों पर है। युद्धोन्माद के कारण उड़ते जा रहे अणु आयुधों, रासायनिक हथियारों की विभीषिका भी कम डरावनी नहीं है। बढ़ता हुआ आणविक विकिरणन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष किसी प्रकार संकट का कारण बन सकता है। यह हम कुछ वर्ष पूर्व सोवियत रूस के चेरनोबिल रिएक्टर में हुए लीकेज एवं तपजन्य परिणामों के रूप में देख चुके हैं। ये बहुत बड़ा लीकेज हुआ था उस समय, इसकी नेट पे भी अच्छी इसकी जो जानकारी दी हुई है, इसका पूरा वीडियो उपलब्ध है। चेरनोबिल रिएक्टर था, वहां पर लीकेज हुआ था परमाणु उसका, तो उसके बाद कई विभीषिकाएं वहां पर आई थी और लोगों को इसका मालूम भी नहीं था। पहली बार ऐसा ये लीकेज हुआ, तो लोग जो है वहां पे आग लगी और लोग ऐसे ही बुझाने के लिए चले गए सामान्य रूप से। तो लेकिन बाद में जो है विकिरणन के प्रभाव के कारण उनके जो है शरीर क्षत विक्षत हो गए। कुछ ही दिनों में शरीर में अजीब अजीब से उनके छाले और वो सब पड़ना चालू हो गए। तो ये सारा का सारा जो है ये उसका वो उपलब्ध है वहां पर। सतत कटते जा रहे वन, हरितिमा की चादर को पृथ्वी से हटाते हुए भयंकर संकट, मानव जाति के लिए खड़ा करते देखे जा सकते हैं। वर्षा की कमी, भू क्षरण, रेगिस्तानों का विस्मार, जल स्रोतों का समाप्त होते चले जाना, जलाऊ ईंधन का अभाव, वायु शोधन में अवरोध, तलहटी में आकर बैठी भारी मात्रा में मिट्टी के कारण हर वर्ष बाढ़ की त्रासदियां, मौसम असंतुलन के कारण अतिवृष्टि, ओलों की मार, ये ऐसे संकट है जो मनुष्य द्वारा अदूरदर्शिता से काटे जा रहे हैं। वनों व भूमि के संस्थानों के तेजी से दोहन के फलस्वरूप जन्मे हैं। तो अब गुरुदेव उस समय का जो है दोहन बता रहे, उस समय का ये बता रहे हैं कि ये वन कटे थे।
हम लोग 93 में जब वहाँ पे शांति कुंज जाया करते थे, 93, 94, 95 की बात है, ऐसे ही 94, 95 में, तो वहाँ देखते थे कि शांति कुंज से आगे चल के ऋषिकेश तक पूरा जंगल ही जंगल हुआ करता था। चारों तरफ जो है पूरा जंगल, बहुत सारे पेड़ वहां पे लगे रहते थे। लेकिन अब वो पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया गया। इतना जो है वहां पर लकड़ी की अंधाधुंध कटाई हुई, जंगल की अंधाधुंध कटाई हुई है कि वहां पर जो है कोई वो नहीं है अब उतना, जितना वो वहां पर था पहले उतना जंगल। अब वो जंगल, ये 93, 94 की बात रही होगी। द्रुत गति से बढ़ती जा रही जनसंख्या हर क्षेत्र में अभाव उत्पन्न कर रही है। शहरों में गंदी बस्तियां बढ़ रही हैं, तो कस्बे फूलते नगरों का रूप लेते जा रहे हैं। कचरे की समस्या भी इसके साथ तेजी से बढ़ रही है। ईसवी संवत के प्रारंभ में पूरे विश्व में 30 करोड़ व्यक्ति रहते थे। आज उसी पृथ्वी पर लगभग 17 गुने, 5 अरब से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। अब तो और भी ज्यादा हो गए। साधन सीमित हैं, उपभोग करने वाले अधिक। फलतः प्रगति कार्यक्रम की सफलता को केवल चुनौती मिल रही है। एक ऐसा असंतुलन उत्पन्न होने जा रहा है जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। यौन क्षेत्र में बढ़ती गई स्वेच्छाचारी चारिता, बढ़ती कामुकता ने यौन रोगों एवं असाध्य एड्स जैसी महामारियों को जन्म दिया है। इसकी चपेट में क्रमशः एक बड़ा समुदाय आता जा रहा है जो विनाश की संभावना को प्रबल बनाता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। नशेबाजी जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि स्मैक, हेरोइन, मारिजुआना जैसी घातक वस्तुएं किशोरों, युवकों व बेरोजगारों की एक बड़ी संख्या को विक्षिप्त स्तर का न बना दें। जीवनी शक्ति घटती जा रही है। मौसम का जरा सा असंतुलन मनुष्य को व्याधिग्रस्त करता देखा जा सकता है। अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन प्रत्यक्षतः स्वस्थ और परोक्ष रूप से मानसिक रोग भी बड़ी तेजी से बढ़े हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आज पंजाब को देखा जाए, पंजाब जैसा राज्य, इतना समृद्ध राष्ट्र, किसी दिन पंजाब की जो है ये बोला करती थी समृद्धि की तूती बोलती थी। अब लेकिन वहाँ का पूरा नशे का साम्राज्य जो वहाँ के युवकों किशोरों को जिस तरीके से ये किया है, घर घर पर वहाँ पर उद्योग हुआ करते थे। घर घर पर जो है हम लोग जब वहाँ पर रहते थे, बात उस समय 90 के दशक की बात है, तो वहाँ पर घर घर में जो है उद्योग ये चला करते थे। छोटी छोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, कंबल बनाने की फैक्ट्रियां होती थी। तो सब जगह ये चला करता था और समृद्धि देखते ही बनती थी वहाँ पर। चाहे खेती हो, चाहे वो हो, चाहे रोजगार हो, बहुत वहाँ पर ये था। लेकिन धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आने के कारण वहाँ के युवक जो है धीरे धीरे पूरा का पूरा वहाँ का जो है वातावरण बदल गया। वहाँ बिल्कुल एकदम जो है अब बड़ा ही संघर्षों से युक्त वहाँ का माहौल दिखाई देता है। विलासिता में कोई कमी आती नहीं दिखती। महंगाई, बेरोजगारी की दोहरी मार बड़ी जनसंख्या को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। खर्चीली शादियां जनसाधारण को दरिद्र और बेईमान तथा नवविवाहिता वधुओं को बलि का शिकार बनाती देखी जाती है। दहेज ही ने अन्यान्य कुरीतियां, मूढ़ मान्यताओं के कारण न जाने कितने घर एवं धन साधन बर्बाद होते देखे जा सकते हैं। मिलावट, नकली वस्तुओं की भरमार है। अपराधी आक्रामकता, हिंसा की बाढ़ इस तेजी से आ रही है कि शांति और सुव्यवस्था पर भारी संकट लगता जा रहा है। पारस्परिक स्नेह सहयोग की भावना तो पलायन ही कर बैठी है। आदमी को अपनों की सद्भावना पर भी विश्वास नहीं रहा है। अपनों की सद्भावना पर भी व्यक्ति जो है शंकित है कि ये व्यक्ति मेरे साथ में जो कर रहा है, तो इसके पीछे इसकी नियति क्या है, इसका नियत क्या है। तो इस तरीके से व्यक्ति जो शंकित है। और विलासिता में कमी आती नहीं दिख रही है, ये बहुत खास बात है। व्यक्ति अपनी विलासिता में कमी नहीं कर रहा है। जब विलासिता में कमी नहीं है, विलासिता बढ़ाता जा रहा है, और फिर जो उसी हिसाब से जो है खर्चे भी बढ़ते हैं और महंगाई की जो है दोहरी मार, विलासिता बढ़ रही है और महंगाई और बेरोजगारी की मार है। महंगाई बढ़ रही है और उधर जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार
ढंग के उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारे का सारे संकट जो है मनुष्य को धीरे धीरे ये अपराधी आक्रामकता हिंसा की के लिए तेजी से जो है ये अग्रसर कर रहे हैं। हम लोगों ने भी देखा नोएडा में कुछ दिन अभी भी जो है वो चल रहा है, माहौल चल रहा है, जो इनकी हुई मजदूरों की हड़ताल हुई जो है न्यूनतम वेतन के लिए, और वो हड़ताल ने कैसा उग्र रूप धारण किया, और वहां पर कई पुलिस से जो है वो हुई आक्रामक उनका ये हुआ, कई गाड़ियां जला दी, कई वहां पर वो हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये संकट ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बेरोजगारी का और ये सब इस चीज का, महंगाई का। प्रस्तुत घटनाक्रम भयावह तो है ही, वास्तविक भी है, बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूझबूझ एवं विश्व शांति की बात सोची जानी चाहिए थी, लेकिन यह विश्व मानवता की समूचे संसार की समस्या है। साहित्यकार, कलाकार, मनीषी चिंतकों को आगे बढ़कर आगे आना चाहिए था, पर इस विषम वेला में जितना कुछ किया जाना है, उन आवश्यकताओं को देखते हुए विभूतियों का वर्तमान पुरुषार्थ छोटा ही नजर आता है। समीक्षक पर्यवेक्षक अगले ही दिनों की विभीषिका का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार करते हैं जिससे वर्तमान की अवांछनीयताएं और भविष्य की अशुभ संभावनाएं भी उभर कर सामने आती हैं। ऐसी दशा में हताशा का निषेधात्मक वातावरण बनना संभव ही है। निराश मनस्थिति अपने आप में कितनी बड़ी विपदा है, जिसके रहते व्यक्ति समर्थ होते हुए भी उज्जवल भविष्य की संरचना हेतु कुछ कर पाने में स्वयं का असमर्थ पाता है। उत्साह उल्लास में कमी पड़ती तो मनोबल गिरता है। तो बात बिल्कुल ठीक है। इस समय के वातावरण को देख के व्यक्ति निराश भी हो गया है कि अब क्या हो सकता है, बिल्कुल अब कुछ हो नहीं सकता है, कुछ हो नहीं सकता है। और जो है अब की परिस्थितियां जो आगे, अब दुनिया तो तबाह होने के कगार पे ही खड़ी हुई है। भले ही यहाँ पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, जो भविष्यवेत्ता उनके द्वारा आश्वासन दिए गए हैं कि एक नई दुनिया, एक नया युग आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है जो एक निराशा है उसके कारण व्यक्ति जो है उसके लिए जो उसको कुछ करना चाहिए वो भी करने में असमर्थ है, क्योंकि उत्साह उल्लास में कमी की हमारे करने से क्या हो जाएगा, अब दुनिया तो जा ही रही है, हमारे करने से क्या होगा। हौसले बुलंद हो तो प्रतिकूलताओं के बीच भी थोड़े से व्यक्ति मिलजुल कर इतना कुछ कर सकते हैं जिसे देखकर आश्चर्यचकित रहा जा सकता है। मानवीय पराक्रम और भविष्य को बदल देने की उसकी सामर्थ्य मनुष्य को प्राप्त ऐसी विभूति है जिस पर यदि विश्वास किया जा सके तो यह मानकर चलना चाहिए कि निराशा के वातावरण में भी आशा का उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का उद्भव हो सकता है। समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी एक मनुष्य पुरुषार्थ कर ले, उसके अंदर ये हौसले बुलंद हो जाए तो क्या से क्या नहीं कर सकता है। हम लोग देखते हैं दशरथ मांझी की सभी लोगों ने सुनी, उसके ऊपर वो भी बनाई गई, फिल्म भी बनाई गई। अकेले व्यक्ति ने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, अकेले व्यक्ति ने, दशरथ मांझी ने। तो इसका जो है ये उदाहरण बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग के सामने है। वस्तुतः परिवर्तन प्रक्रिया चल तो बहुत दिनों से रही थी, पर उसकी आरंभिक मंद गति को द्रुतगामी बनने का अवसर इन 12 वर्षों में मिला, ऐसा मनीषियों दिव्यदर्शियों का मत है। ये 12 वर्ष 20वीं सदी के समापन व 21वीं सदी के आगमन की मध्य वेला के कहे जा सकते हैं। इस अवधि को परस्पर विरोधी गतिविधियों से भरा देख रहे हैं। एक ओर दुष्प्रवृत्तियों की कष्टकारी दंड व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर देखी जा सकती है, तो दूसरी ओर नूतन अभिनव सृजन के आधार पर भी खड़े होते देखे जा रहे हैं। इससे मन को असमंजस तो हो सकता है, पर युग संधि इसी को कहते हैं।
जिसमें एक स्थिति जाती है दूसरी स्थिति आती है। ऐसी प्रक्रिया एक दूसरे की पूरक होती है। पतझड़ के साथ साथ वसंत की हरितिमा अपने आगमन का परिचय देने लगती है। चारों ओर उल्लास उमंग भरा वातावरण छा जाता है। जराजीर्ण काया को जराजीर्ण काया को त्यागते समय जीव को दुख तो हो सकता है, पर नए जन्म का आनंद इसके बिना लिया भी तो नहीं जा सकता। नश नश्तर चलते समय सर्जन निर्दयता से थोड़े की चीरफाड़ करते हैं, पर मवाद निकलने पर कष्ट मुक्ति का आनंद भी तो अपनी जगह है। तो ये बिल्कुल ठीक कहा है इसमें कि थोड़ा सा कष्ट और ये तो है, लेकिन जो है ये कष्ट सहने के बाद में ही इसकी ये प्राप्ति होती है। तो ये है तो सही, अभी परिस्थितियां तो भयावह हैं, लेकिन इसके बाद आगे आने वाली परिस्थितियों को देखकर भी मन आशान्वित होता है। दूरदर्शियों, भविष्य दृष्टाओं, अध्यात्मवेत्ताओं एवं पूर्वानुमान लगाने में सक्षम वैज्ञानिकों को इन दिनों चारों ओर एक व्यापक परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। सभी इस तथ्य पर एकमत हैं कि यह समय यद्यपि कष्टकर हो सकता है, पर शीघ्र ही उज्जवल भविष्य की रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती देखी जा सकेंगी। भविष्य कथन विज्ञान सम्मत है या नहीं, इस पर कभी विवाद रहा होगा, किंतु अब स्वयं नृतत्व विज्ञानी भौतिक विद ये कहने लगे हैं कि भविष्य कैसा होगा इसको काफी पूर्व जाना जा सकता है। तदनुसार अपने क्रियाकलापों का सुनियोजन कर सकना भी संभव है। चंद्रमा पर अपना कदम रखने वाले अग्रणी अंतरिक्ष विज्ञानी नासा के सुविख्यात डॉक्टर एडगर मिचेल का कहना है कि भविष्य कथन को विज्ञान की कसौटी पर कसना अब संभव है। यह कह पाना संभव है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। वे रचनात्मक दिशा में सोचते हुए कहते हैं कि भविष्य निश्चय ही उज्जवल है, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ से हताश मानव जाति पूरी गंभीरता से उन प्रयोजनों में जुट रही है जो नवयुग के अरुणोदय का संकेत देते हैं। एक साक्षात्कार में उनने द मैन हु सॉ द फ्यूचर नामक कृति, जिस पर वीडियो फिल्म भी बन चुकी है, में कहा है कि व्हाट वी contemplate today becomes our future, and it is going to be of dawn of a new era in coming few years. This can be foreseen by witnessing the events. अर्थात जैसा हम आज सोचते करते हैं वही हमारा भविष्य बन जाता है। आने वाले वर्ष नवयुग के अरुणोदय काल के होंगे, यह सुनिश्चित है। ये आज के सृजन प्रयासों को देखकर कहा जा सकता है। ज्योतिषों के भविष्य ज्ञान पर किसी को संदेह हो सकता है, पर संसार में समय समय पर ऐसे सूक्ष्मदर्शी अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न भविष्य दृष्टा जन्मे हैं, जिनने आने वाले वर्षों से लेकर सदियों तक के बारे में जो कुछ कहा वह सच होकर रहा। अब जो उनके कथन प्रकाश में आए हैं वे 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य होने की संभावना ही दर्शाते हैं। इनमें वैज्ञानिक भी हैं, चिकित्सक भी, गुरु विज्ञानी एवं रहस्य विज्ञानी, विज्ञान के मनीषी भी और अध्यात्मवेता भी। यही नहीं, ऐसे सामान्य व्यक्ति भी इनमें हैं जिनमें अंतस्फूर्णा उठी, पूर्वाभास की क्षमता जग उठी एवं भविष्य के गर्भ में झांक कर वे जो कुछ भी भविष्य कथन कर पाने में समर्थ थे वह अंततः सत्य निकला। ऐसे कुछ संस्थान संगठन भी हैं जो विश्व स्तर पर भविष्य विज्ञान नामक विधा पर ही चिंतन करते हैं। वह आंकड़ों, तथ्यों, घट रही घटनाओं, प्रचलों आदि के सारे अपना अनुमान लगाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इनके कथन बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं। ये सभी एक ही अभिमत व्यक्त करते हैं कि मनुष्य अपनी चाल निश्चय ही बदलेगा। जो कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर के युग में जो है ऐसे सिमुलेटर बन गए हैं कि उन पर अगर आज का डेटा डाल दिया जाए
और वो सिमुलेट करके जो 50 साल बाद की परिस्थितियां बता देते हैं, जो हमें ये ये हैं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी पर जो भैया क्लास लेते हैं सत्यकाम जी, तो वो एक सिमुलेटर के बारे में बताते हैं कि 50 वर्ष पहले जो है 50 वर्ष पहले एक ऐसे सिमुलेटर बनाया गया, वैज्ञानिकों ने बनाया और उसमें डेटा को डालकर देखा, तो वो जो है डेटा उस समय वो आश्चर्यचकित रह गए और लोग संदेह कर रहे थे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज जो है परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं। तो ऐसे ऐसे सिमुलेटर भी बन गए हैं कि जिन पर डेटा डालकर और उनको अगर ये कंपाइल किया जाए तो फिर वो जो है 50 वर्ष बाद का भी भविष्य बता देते हैं कि आगे का परिस्थितियां क्या रहेंगी, वातावरण क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, ये सब चीज। तो ये शोध जो है पृथ्वी के वातावरण के बारे में की गई थी। शांति कुंज हरिद्वार ने भी इस विषय पर गहरा चिंतन व शोध कार्य यही निष्कर्ष निकाला है। विशद अध्ययन परिस्थितियों के आकलन पर तो यह अनुमान आधारित है ही, भविष्य के विषय में पूर्वाभास की भी अपनी बड़ी भूमिका रही है। देखिए, भविष्य के विषय में पूर्वाभास की अपनी बड़ी भूमिका रही है। जैसे अन्यान्यों को पूर्वानुमान होता रहा है, ठीक उसी प्रकार यंत्रस्वर्ण इस तंत्र के संचालक संस्थापक को भी होती रही है कि भविष्य उज्जवल होगा, विपन्नताओं के बादल छटेंगे एवं शीघ्र ही नवयुग का अरुणोदय होगा। प्रत्यक्ष 5 लाख पत्रिकाओं के माध्यम से 25 लाख प्रबुद्ध पाठकों का एवं परोक्ष रूप से करोड़ों व्यक्तियों का परिकर इस मिशन से सूत्र संचालक से जुड़ा है। इन सबको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि 21वीं सदी नूतन उज्जवल भविष्य संभावनाएं लेकर आ रही है। आवश्यकता है कि उस स्वर्णिम प्रभात की अगवानी हेतु विश्व भर के आशावादी मनीषी, प्रतिभा संपन्न सृजन शिल्पी एकजुट हों एवं अन्यान्यों का भी मनोबल बढ़ाएं। इन 12 वर्षों में संभावित प्रतिकूलता को निरस्त करने के लिए सभी धर्म जाति पंथ मतों के व्यक्तियों के लिए एक सामूहिक महापुरुषण सविता के ध्यान एवं सद्बुद्धि की अवधारणा के रूप में शांतिकुंज में आरंभ किया गया है। सभी को इसमें सहभागी बनने का खुला आमंत्रण है। ये तो पैरा बहुत ही इसमें जो बढ़िया इसमें लिखा हुआ है कि गुरुदेव ने कहा है कि ये हमें अंतस्पूर्णाएं होती रही हैं भविष्य की, तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है। और जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेके आ रही है, ये नारा तो गुरुदेव ने बहुत पहले दे दिया था। हम लोग जो है 90 के दशक में ये सब खूब लगाते थे, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। लेकिन बाद में जो है सरकार ने भी कहना शुरू कर दिया अच्छे दिन आने वाले हैं। जब ये पहले पहले बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी उस समय उन्होंने जो है एक ये नारा निकाला था, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये वाला नारा दिया था उन्होंने भी उस समय। तो ये तो बात है, जब कोई नहीं जानता था उस समय गुरुदेव ने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेके आ रही है, तो उसकी बात। अब हम लोगों के लिए क्या इसमें ये कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोगों का टास्क क्या है इसमें, उस स्वर्णिम प्रभात की अगवानी हेतु विश्व भर के आशावादी मनीषी, प्रतिभा संपन्न सृजन शिल्पी एकजुट हो एवं अन्यान्यों का भी मनोबल बढ़ाएं। एकजुट हो जाए, कम से कम इस बात पर तो एकजुट हो कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेके आ रही है। किनको किनको कहा गया है, आशावादी मनीषी, प्रतिभा संपन्न सृजन शिल्पी, और सबका मनोबल बढ़ाएं, अन्यान्यों का भी मनोबल बढ़ाएं। इन 12 वर्षों में संभावित प्रतिकूलताओं को निरस्त करने के लिए सभी धर्म जाति पंथ मतों के व्यक्तियों के लिए एक सामूहिक महापुरुषण सविता के ध्यान एवं सद्बुद्धि की अवधारणा के रूप में शांतिकुंज में आरंभ किया गया है। बहुत सुंदर बात है। सभी धर्म जाति पंथ मतों के व्यक्ति के लिए सामूहिक महापुरुषण जो सविता के ध्यान के रूप में है ना। गुरुदेव ने कहा हमने एक नई गायत्री बना दी, एक नया। अब सूर्य का ध्यान करने में तो किसी को ही वो दिक्कत नहीं है, सूर्य तो जो है सभी के लिए पूज्य हैं। सूर्य निकलते हैं तो सभी लोग जानते हैं, एक मत से स्वीकार करते हैं कि सूर्य से ही पृथ्वी का ये। अगर सूर्य न निकले तो हाहाकार मच जाता है। 2 4 6 दिन 10 दिन सूर्य ना निकले, तो सर्दियों में सूर्य नहीं निकलते तो कितना हाहाकार मच जाता है। सूर्य नहीं निकले, सूर्य ने, और जिस दिन धूप निकलती है व्यक्ति कितना जो है उस समय
ये उत्साहित रहता है कि 10 दिन के बाद आज धूप निकली है। तो सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा हमने एक नई गायत्री बनाई है। कौन सी? हे भगवान, हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सन्मार्ग पर चला। एक नई गायत्री है, क्योंकि अब हो सकता है कि ये वाले गायत्री मंत्र से लोगों को परहेज हो। कोई पंजाबी है, कोई मुस्लिम है, कोई जो है ईसाई मत का है, हो सकता है उन्हें इससे परहेज हो, लेकिन इससे तो कोई परहेज नहीं होगा कि सूर्य का ध्यान करते हुए इस बात को कहें कि सबको सद्बुद्धि दो, है ना। नूर का तो सभी लोग, प्रकाश की तो सभी लोग उपासना करते हैं, तो हम लोग भी सविता के प्रकाश का ही ध्यान करते हैं, सविता के प्रकाश का ही ध्यान करते हैं। और नूर का तो सभी बात करते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। तो एक नूर से जब ये बात होती है, एक प्रकाश से, है ना, अव्वल अल्लाह, सबसे पहले उस ब्रह्म ने एक नूर पैदा किया, प्रकाश पैदा किया। नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, और कुदरत के उसी से निकले हैं सारे के सारे जितने भी कुदरत के बंदे सब उसी से निकले हैं। एक नूर थे सब जग उपजा, और उसी नूर से जो है पूरा का पूरा ये निकला। और यही तो हम सविता, यही तो हमारी अवधारणा है, सविता सर्वभूतानाम सर्वभावांश थे। सविता जो है सारे के सारे भूतों को, सर्वभूतानाम सर्वभावांश थे, सारे भूतों को उत्पन्न भी करते हैं और सब में जो है उन्हें प्रेरणा भी देते हैं, भाव भी उत्पन्न करते हैं। सबना प्रेरणा जय वह सविता तेनुच्यते, कि जो प्रेरणा भी देते हैं उसी को सविता कहते हैं। तो हम लोगों ने उनका नाम सविता दे दिया। कोई प्रकाश के रूप में जो ईश्वर का ध्यान पूजा कर सकता है, नूर के रूप में कर सकता है। तो ये जो है शांति कुंज से इसमें बताते हैं कि इसको ये चालू किया गया, उस समय गुरुदेव ने प्रारंभ करवाया था, और ये धीरे धीरे व्यापक होती जा रही है। हम सभी लोग जो है सविता का ध्यान करते हैं और सद्बुद्धि की अवधारणा करते हैं। जब सुबह हम लोग बैठते हैं गायत्री मंत्र जप के लिए, तो ये अवधारणा करके हम लोग जप करते हैं, और यही हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दो। हमारे अंदर सद्बुद्धि आ रही है, हमारे कुसंस्कार नष्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर जो है विवेक बढ़ रहा है, विवेक का प्रकाश हमारा रोम रोम उस ब्राह्मी प्रकाश से ओतप्रोत हो रहा है, ऐसे हम लोग भावना करते हैं। तो सभी को इसमें सहभागी बनने का खुला आमंत्रण, कोई भी इसमें सहभागी बन सकता है, कोई भी किसी जाति का, कोई किसी धर्म का, किसी पंथ का हो, और सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ विषमताएं इस समय में दिखाई देती हैं, विभीषिकाएं दिखाई देती हैं, लेकिन ये रहने वाले नहीं है। सबको जो है, सारे मतों को, सारे धर्मों को एक साथ एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है, वो लोग करेंगे। तो ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं तक था। बहुत बहुत आभार सभी का। तो अब हम लोग जो है कुछ चर्चा कर लेते हैं इस पे। का समय है जी। अमन भैया बहुत बहुत आभार आपको। मुझे लग रहा है आज काफी व्यस्त भी रहे होंगे आप, और कुछ थकान भी थी, और मैं पहले सुन नहीं पाई, इसलिए नहीं तो मैं भी रीडिंग कर सकती थी। आधे ही कोई बात नहीं, आज 5 घंटे की यात्रा जो है अब उससे करते रहे हैं, तो इसलिए जो है लग थोड़ी सी रहा है थकावट इस हो रही चीज है। के लिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया, क्योंकि इसमें आपका सार प्रस्तुति ग्रहण भी हो गया, तो इस पर चर्चा कर सकते हैं। और गुरुदेव की जो विशेषता है कि गुरुदेव सारी चीजें बताते भी हैं और समाधान भी देते हैं, और इससे आसान समाधान जो भैया ने अंत में बताया कुछ हो ही नहीं सकता, कि अगर हम विश्वास करें और अपनी प्रार्थना से सबकी सद्बुद्धि की कामना करें, तो बहुत बड़ा रोल हम सभी अदा कर सकते हैं। और देव जो अंत में लिख रहे हैं कि सभी प्रतिभा संपन्न सृजन शिल्पी एकजुट हो और अन्यान्यों को भी मनोबल बढ़ाएं। तो इसी दिशा में कार्य चल भी रहे हैं, तो पूर्ण विश्वास हमें रखना चाहिए, कोई डाउट नहीं लाना चाहिए इस चीज के लिए। तो कुलजी भाई साहब हैं, हमारे बड़े सभी सीनियर्स हैं जो अपनी बात और रखें, जिससे सभी लोगों का और मनोबल बढ़े। धन्यवाद भैया। कोई हैंड रेज नहीं है जी, तो इसमें अपनी बात रखी जा सकती है। तो कुलजी भाई साहब थे, और वीरेंद्र जी भाई साहब भी हैं। आज एक चीज सुनी भैया, बड़ी अच्छी थी वो। उसमें ये कहा जा रहा था कि जब किसी को, जी किरण दीदी प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए दीदी।
दीदी विश्वास की बात थी उसमें कि जी हिप्नोटिज्म में क्या किया जाता है कि जिस तरीके का कहा कह दिया जाए, मतलब माइंड को जो निर्देश दिया जाता है वो व्यक्ति वैसा ही मानने लगता है कि आप हाथ में प्याज पकड़ा दीजिए और उससे कहिए कि ये बहुत अच्छा नाश्ता है, आप इसको खा लीजिए, तो वो खा भी लेता है और उसका आनंद भी ले लेता है। जी तो इस तरीके से कहते हैं कि आप माइंड को यदि हम इस तरीके से ट्रेंड करें तो श्रद्धा और विश्वास की बात हो रही है। तो जी जितनी श्रद्धा हमारी बढ़ेगी, जितना हम विश्वास करेंगे और उस चीज में अगर हम डाउट नहीं लाएंगे, जैसे एक और उदाहरण दिया था उन्होंने कि जो ये बुद्ध भगवान जी के शिष्य होते थे तो आग पर चलने की बात थी। कहते जब हम आपको अपने आप को पूर्ण विश्वास यदि हमारा है कि हम आत्मा है और हमें कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि हम शाश्वत हैं और गीता के श्लोक का स्मरण रखें, तो कह रहे ऐसे हुआ कि बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षुक थे उन्होंने आग पर चलकर, वो कुछ नहीं हुआ उनको। कह रहे लेकिन एक ऐसे थे उसमें जो कि इस भाव से गए थे कि मैं अमेरिका की यात्रा कराऊंगा, और वो जल गए। और एक व्यक्ति जो वहीं बैठे थे, अंग्रेज थे, उनका कुछ आस्था भी नहीं थी, कोई जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ये चीज देखी तो उनको भी विश्वास हो गया कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या है, उन्होंने भी कर लिया। तो बात विश्वास की है जिसे हमें मानना पड़ेगा, और हम ये माने कि ये सूक्ष्म में हो चुका है जो बार बार गुरुदेव कह रहे हैं, और अब सिर्फ हमारे हाथ में है सब कुछ। हम ठीक सकते, हमारा उत्तरदायित्व है। जी दीदी। जी जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी। तो भैया ने बहुत अच्छा से बताया। पहली बात तो हमें प्रार्थना करनी है, वो तो हम सब लोग कर भी रहे हैं और करनी भी है, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। और जो दूसरा मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था भैया जब पढ़ रहे थे कि गुरुदेव ने क्या बोला कि अपने अंदर, मनुष्य के अंदर देवत्व आए तो हम अपने दिव्य गुणों को जगाएं, अपनी कुरीतियों को हटाएं, सद्गुणों को बढ़ाएं। पहली बात। दूसरी बात कि धरती को स्वर्ग बनाना, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अब उसके लिए हमें ऐसा लगता है, हमें अपने अंदर के किसान को नहीं मरने देना दीदी। हम भारत हैं, हम अपने आप को हम भारत कहते हैं। मैं तो भारत हूँ पक्का, 100% वाली बात है। भले मैं कहीं भी रहूं धरती के किसी कोने में, अंदर से मैं वही धरती का। क्योंकि हमारे पूर्वजों में हम देखें, जरूर कहीं ना कहीं दादा परदादा जरूर किसान होंगे, क्योंकि हमारी 80% पॉपुलेशन किसान रहे हैं। तो हम किसान ही हैं, किसान के पुत्र हैं। तो अपने अंदर का किसान नहीं मरने दें, बीजों को अंकुरित करें, धरती पे उगाएं, गमले में उगाएं, अंकुरित भोजन का सेवन करें, जैसे भी करें। ये आप सबके ऊपर है कैसे करना है। और जो भी, अगर एक बर्तन भी धोया ना, उसका भी पानी इकट्ठा करके मैं पौधे में डाल के आती हूँ दीदी, आप मानोगे। किसी सब्जी को धोया, उसका भी, अगर कोई जैसे कच्चे भोजन का, पक्के वाले का नहीं, पक्के वाले का पौधे पसंद नहीं करते। कच्चा सब्जी कोई भी है, धोया, कुछ भी धोने का काम किया, तो उसको हमारे यहाँ पे कॉफी बनती है, कॉफी का जो वेस्ट होता है वो हम लोग पूरा जो है वो पौधों में ही डालना है, बिल्कुल नहीं बाहर फेंकना। जैसे हमारे, मेरी मम्मी याद है, मेरी सासू माँ, हम तो किसान थे, मेरे ससुराल तो पूरा ही पक्का ही किसान था। और वो क्या करती थी कि जब सब्जी या दाल धोती थी तो उसके पानी को ना एक बर्तन अलग से रखा होता था, वो पशुओं के लिए होता था चारा। कि अगर आटा गूंदा और हाथ धोने होते थे, हम किसी बर्तन में हाथ धोते थे, और वो जो आटे वाला पानी होता है वो हम उस बर्तन में डाल के आया करते थे। स्पेशल चलना होता था हमको उसके लिए। अब मेरे पास पशुधन तो नहीं है, लेकिन वनस्पति धन तो है ना। अब मैं आटे वाला हाथ धोती हूँ, बर्तन में धोती हूँ, और जाके किसी पौधे में देके आती हूँ दीदी। आज भी धरती पर स्वर्ग का अवतरण हम कहते हैं। अब आप सोचें कि हम पेड़ लगा देंगे, क्या आप सोचते हैं कि वनस्पतियों को पोषण नहीं चाहिए होता? उन्हें खुराक चाहिए होती है, जैसे बच्चे को चाहिए होती है खुराक, समझते हैं। मुझे सब लोग पूछते हैं कि अब क्या खिलाते हो इनको, ये क्या नहीं खाते। हमारे स्टोर पर अंडे एक्सपायर हो जाते हैं। अब वो अंडों का मैं क्या करूं, एक्सपायर हो गए, तो उनको मैं ऊपर से छेद करती हूँ, उसके अंदर एक लहसुन का टुकड़ा डालती हूँ, और जो फूल देने वाले गमले हैं उनके अंदर दबा कर ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ। आप दीदी विश्वास करेगी, वो इतने सुंदर फूल देते हैं ना, वेस्ट नहीं होने देना। फेंक भी सकती थी ना मैं, वो सरल था। बताना सरल कौन सा काम है। मेरे बच्चे पूछते हैं मम्मी कौन सी राह आसान है, कि जो कठिन रहा है लेकिन अच्छी रहा है। सिंपल सी बात है, भले ही कठिन है लेकिन अच्छी है।
अगर हम उस राह पे चल पड़े, भले ही ये कठिन है, तो हो ही पड़ेगा कठिन, है तो सही ना, मंजिल तो अच्छी दिख रही है ना, ये हमें ऑक्सीजन ही देंगे, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, ये देंगे ही हमको ऑक्सीजन। और आज ऑक्सीजन की कमी है, हम सिलेंडर कब तक पूरे करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना सिलेंडर। और कच्चा भोजन, जैसे अंकुरित मूंग है, अंकुरित मूंग कर लिया, अगर जैसे गैस की समस्या है, अंकुरित चना कर लिया, एक समय का भोजन तो निपट गया उससे। आज समस्या, हम भारत के लोग, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है ना, हम विपरीत परिस्थितियों में भी ना हम अपने आप को इतना अच्छा रख सकते हैं ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है हम लोग। यहाँ पे सरकारें जो है लोगों की मदद करती हैं, मैं देखती हूँ दीदी, 2 मिनट ज्यादा ले रही हूँ, कि लोगों को ईबीटी नाम से उनको पैसा मिलता है, हर महीने का पैसा मिलता है, लेकिन वो खाते क्या है। तो बड़ा दुख होता है कि भाई इन पैसों को तो यहाँ क्यों खा रहे भाई। अब आज हमें बहुत सारा लगता है, पैकेट खोला, उसमें से बिस्किट निकाले और खा लिए, नमकीन निकाली और खा ली। क्या पैकेट खोलने पे अंकुरित मूंग मिलता है हमको कहीं। हम पैकेट वाले भोजन की ओर क्यों जा रहे हैं। ये बच्चे जब मैगी की ओर बात करते हैं, हम बाबूजी से एक दिन बात और कह रहे थे कि हम बच्चे जो हैं बाजार का पिज्जा खाना पसंद करते हैं, हम अपने किचन में ही क्यों ना अच्छा पिज्जा बना दिया जाए। जो चिकपीस फ्लावर, जो चने का आटा होता है, उसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिला दीजिए, उसकी एक ब्रेड बना लीजिए, उसके ऊपर सजा दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ऑलिव और सब कुछ बच्चों को दे दीजिए पिज्जा। बच्चों को पिज्जा ही तो खाना है, क्यों ना उनको उनके टेस्ट के मुताबिक उनको दिया जाए खाना। तो बस दीदी, अपने अंदर के किसान को, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन तीनों को हम लेके चलें, अंदर के किसान को कभी ना मरने दे दीदी, बस यही अनुरोध है, तभी धरती स्वर्ग होगी। अंदर का किसान मर गया, पेड़ पौधों को बुरी तरह से काट के फेंक दिया। ओह, अगर पेड़ को काटने पे हमें दुख नहीं होता ना, तो मुझे लगता है कि हमें कहीं भी दुख नहीं होता, दुख होना चाहिए। जी दीदी, बहुत बहुत आभार आपको अपनी राय देने के लिए। और ये राय नहीं है दीदी की, दीदी इस कार्य को करती है, और दीदी ये चीजें मैंने भी अपनाई। और जैसा आपने बताया, तो मूंग की दाल का बनाया गया पिज्जा अभी पिछले सप्ताह, तो बहुत ही शानदार बना। दाल को भिगो के पीस के और उसी को थोड़ा सा गाढ़ा करके उसका बेस बनाया, और वाकई बहुत शानदार था दीदी। तो ये चीजें कोरोना में ने भी ये अवसर दिया था सभी को कि आप अपने भीतर, क्या था दीदी वो समय, सभी ने पेड़ पौधे भी लगाए। और जो आप कह रही हैं यही चीजें मैं भी करती हूँ। बहुत पौधे नहीं है, बहुत जगह नहीं है, लेकिन जैसा आपने बताया, तो मिर्ची आई हुई है आजकल आपके कहने से, और उनको देखकर इतना आनंद आता है, एक छोटे छोटे उसको जब हम देखते हैं बढ़ते हुए। और जो आप बता रही हैं, ये भी दीदी हो गया कि सब पानी की एक एक बूंद बचाई जाए, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं, हमारे घर में पर्याप्त पानी है, लेकिन यहाँ गर्मी में लोगों के घरों में पानी नहीं आता, और वो लोग बिना गर्मी के मौसम में नहा तक नहीं पाते। जी हमारे स्कूलों के बच्चे ऐसी कंडीशंस में रह रहे हैं, टैंकर्स आते हैं और बहुत दिक्कत है। तो ये सब क्योंकि जैसे ही वो संवेदनशीलता पड़ती है, और दीदी ये जो बात आपने कही कि हम सब किसान थे, और हमने ये जो उद्योगीकरण आया और उसकी ओर हम जब बढ़े हैं, तभी तो सारी परेशानियां स्टार्ट हुई हैं। नहीं तो प्रकृति, जीव और पुरुष, मतलब ये तीनों का एक दूसरे पर अन्योनाश्रित बनाया ना संबंध, तो वो संबंध जैसे ही बीच में से हमने कट किया है, तभी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। लेकिन हम भूल गए कि वो है तो एक ही पृथ्वी पर, एक जगह कूड़ा हो रहेगा तो वो पृथ्वी पर ही। आज बच्चों को समझा रही थी इसी बात को कि अपनी क्लास में आप एक बेंच के नीचे कूड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो क्लास में ही है। तो हमें ये व्यवस्था सबको बनानी पड़ेगी, और पूरी पृथ्वी की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे भीतर भाव संवेदनाएं आए सभी के प्रति, अपने वृक्ष वनस्पति प्रकृति के प्रति, और हम अपने दायित्व को समझें। तो बहुत बहुत आभार दीदी। जी, आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपनी बात रखें। जी भैया, चंदन भैया प्रणाम। जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। पर्यावरण के लिए बात चला तो पोलोथीन पर भी काम होना चाहिए, और हम भी कर रहे हैं। तो हम तो यहाँ संघ से भी जुड़ा हूँ, संघ आरएसएस से, और अपना गायत्री परिवार तो कार्य चल ही रहा है। तो हम
2-3 काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो आप लोग को भी सजेस्ट करेंगे कि पॉलीथीन को घर में जैसे सब्जी लाने जाते हैं ना, तो वो सब्जी दे तो झोला लेके जाइए, कपड़ा का झोला लेके जाना है, और जहाँ तक है प्लास्टिक वहाँ से लेके नहीं आना। और यदि बिस्किट का आ गया, मिक्सचर का आ गया, तो कोई बात नहीं। एक बोतल जो आजकल घर में भी बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक भी लेके आते हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल होता है 3 लीटर 2.5 लीटर, उसमें जो ठूस ठूस के भरिए। चॉकलेट का पॉलीथीन है, बिस्किट का पॉलीथीन है, और मिक्सचर का ठूस ठूस के भरने से हम तो अनुभव किए कि 1-2.5 लीटर का कोल्ड ड्रिंक का बोतल हम 2 से 2.5 महीना तक उसमें प्लास्टिक ठूस ठूस के भरते रहे। और एक डंडा ले लीजिए, तो डंडा से जब अंदर डालेंगे ना, तो एकदम इको ब्रिक जैसा, एकदम लोहा जैसा हार्ड हो जाएगा। वो 2-3 महीना लग जाता है। तो ऐसे करने में क्या होगा कि आप समझ सकते हैं कि 2 महीना का प्लास्टिक वो आपके एक बोतल में रह गया। तो ऐसा हमको लगता है, हम तो बनाए, हमको 4-5 बोतल आज बड़ा घर में है, वो बहुत दिन से है, 2 साल से उसी में ठूस रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक घर का 1 साल से हम प्लास्टिक बाहर फेंके नहीं, कौन डस्टबिन से बाहर नहीं फेंके। तो आपको, हम लोग को ये भी पता है कि हम पॉलीथीन का थोड़ा जगह यदि हम ज़मीन में डालते हैं तो गलता है। तो जिस एरिया में जाएगा वहाँ उर्वरा शक्ति कम हो जाएगा, बंजर हो जाएगी। तो जो भी जहाँ रहते हैं संग ये प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो कोशिश करिए कि ऐसा करने से हम पृथ्वी को एक प्लास्टिक मुक्त थोड़ा सा कुछ सुधार सकते हैं। और जैसे जैसे ये मन में भाव आएगा तो धीरे धीरे हम लोग तो बढ़ाए हैं। हम लोग संघ के भी कार्यकर्ता यहाँ लगभग 400-500 लोग हैं, वो लोग सब ऐसे ही इको ब्रिक बनाता है। अब बाद में क्या करते हैं दीदी कि ज़्यादा हो जाने से टेबल बना लेते हैं इसका। हम तो नहीं बनाए हैं, लेकिन बनाएंगे। तो ज़्यादा हो, 4-5 हो गया ना, तो सबको एक जैसा बांध के ऊपर पर खरीद के लाए प्लाईवुड, और रख करके बांध दिए, तो टेबल हो जाएगा, बच्चा लोग उस पर बैठ के पढ़ सकता है। ऐसा हमारे संघ का लोग बनाया है। तो ये जो हो गया कि एक बाहर बाहर तो बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है प्लास्टिक, लेकिन हम उसको कम कर देंगे। और सबको यदि, और टारगेट क्या है कि संघ वाला लोग कुछ नागरिक कर्तव्य के बारे में भी बताया, तो बोला कि यदि 40 से 50 करोड़ लोग ही ऐसा करने लगा ना हमारा देश में, तो फिर देश तो प्लास्टिक से मुक्त ही हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इस पर काम किया जाए। और तो बहुत सारा पॉइंट है, तो ये भी एक बचाव का तरीका है। धन्यवाद। जी भैया, ये चीज हमारी स्कूल्स में बताई गई थी, और ये इको ब्रिक मैं भी इसका यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे जितने प्लास्टिक के रहते हैं, जैसे कि सॉस के होते हैं या कॉफी के पाउच होते हैं, तो बहुत सारा रहता है। तो बॉटल में भी इसको दबा दबा के भरा जाए। और इसका तो किसी ने, कहते हैं, घर में घर बनाया था ऐसे ही, ये ब्रिक्स इकट्ठी करके, कि वो इतनी हार्ड हो गई। तो छोटे छोटे प्रयोग तो कर रहे हैं, और सभी करें। और एक और चीज है, यदि हमें प्लास्टिक को अलग करें, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, ये तो बहुत समय से चल रहा है, पर ये कोई अपना नहीं रहा है इसको। मैं शहरों में भी देख रही हूँ, बॉम्बे गए थे तो वहां देखा कि 3 तरह के अलग अलग वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं। इसको हम 3 तरह के डस्टबिन की बात होती है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता भैया। उसी की वजह से ये जो कूड़े के ढेर लग रहे हैं, और बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल रही है। तो इसकी दिक्कत यही है। तो सब जागरूक हो हम, हाँ, ये दीदी, कम ये से कम हमारे कॉल हम रिसाइकिल होने में उसको सुविधा रहेगी। जी 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 जी, भैया। हमारे कॉलोनी में लॉकडाउन के समय स्टार्ट हुआ, 3 बकेट डालते थे सब अलग अलग, और यहाँ तक कि मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी नियुक्त किया गया। लेकिन वो बेचारे कुछ दिन तक चला, बाद में हमारे जैसे लोग ही मना करने लगे, इतना हम लोग कैसे सब्जी को अलग करके, हम लोग से ऐसा नहीं होगा, इतना मेहनत कौन करेगा। तो अब देखिए धीरे धीरे बंद हो गया। कहने मतलब हम लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा, तब तो प्रकृति सही रहेगा। ठीक है दीदी, और प्रणाम। अपने घर में ही हम कर सकते हैं भैया। जैसे मैं करती हूँ इस चीज को, कि जितना सब्जी और फल का रहता है ना, जितना, क्योंकि खाद बनाने की इतना स्पेस तो नहीं है, जो बना पाती हूँ उसको इकट्ठा कर लेती हूँ, बाकी मैं अलग अलग रख लेती हूँ। प्लास्टिक अगर कुछ है तो उसको अलग से इकट्ठा करते हैं।
क्योंकि कम से कम उनको छांटना नहीं पड़ेगा। कूड़े वाला लेके भी जाएगा तो वो चाहे उसको वो बेच भी लेते हैं, क्योंकि वहां भी वो छांटते ही रहते हैं, कूड़े में से भी छांटते हैं लोग। तो अच्छा है कि इस तरीके से भी अगर हम व्यवस्था बना लें और इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सब चीज मिक्स ना करें, कूड़े को अलग रख लें, तो सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, इससे भी मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ता है। बस सारी बात है कि हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क तो बहुत पड़ता है। और अब छिलकों को देखकर भी ऐसा भाव आता है कि हमारे पौधे खा लेंगे इसको। और यही रहता है कि ये कितने यूजफुल है। इवन केले के छिलके की कही जाती है कि दांत भी आप उससे मान सकते हैं, स्किन पे लगा सकते हैं। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, थोड़ा केमिकल ज्यादा रहता है तो वो नहीं है, लेकिन हम इसका जरूर करें थोड़ा थोड़ा, जैसे चंदन भैया ने बताया। तो प्लास्टिक को इस तरीके से भर के रखने का बहुत अच्छा है ये समाधान। नहीं तो सारा कूड़ा पानी में जाता है, नालियां ब्लॉक होती हैं। और स्कूलों में बच्चे इतने पैकेट्स लेके आते हैं, एक दिन में ढेरों ट्रक भर के कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो बच्चों को इसके लिए यही जागरूक किया है कि हम भी ना दिलाएं, और बच्चों को स्कूल में भी मना करते हैं, लेकिन पेरेंट्स ही दिलाते हैं भैया, क्योंकि बिना उसके बच्चे आते समय जाते समय एक एक पैकेट 10-10 20-20 रुपए का दिलवाते हैं उनको। सबसे ज्यादा तो इसकी वजह से प्लास्टिक का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, वातावरण खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। जी अमन भैया कुछ कहेंगे? जी दीदी प्रणाम। बिल्कुल दीदी, इसमें मेरे इसमें भी मन में बहुत आता है ये कि कम से कम हम लोग जो अपना ये कूड़ा है इसको तो कम से कम किसी तरीके से जो गीला कूड़ा है इसको किसी तरीके से हम लोग ये बना पाए। तो अब क्योंकि जगह तो होती नहीं है शहरों में इतनी ज़्यादा, तो कुछ ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किए थे। तो उसमें कंपोस्ट बिन आजकल बनी बनाई आती हैं। तो वो कंपोस्ट बिन जो है उनमें वो दो कंपोस्ट बिन होती हैं, 2 बाल्टी देते हैं वो साथ में। और उसमें जो है फिर वो प्रोसेस बताते हैं कि एक बाल्टी भर जाए, दूसरी को भरना चालू करें, तब तक दूसरी बाल्टी का जो है वो बन जाता है, खाद बन जाता है। तो इस तरीके से हो सकता है ये। तो मैं काफ़ी दिन से एक्सप्लोर कर रहा हूँ दीदी, और मैं इसको करके देखता हूँ एक बार। कैसे ही हम सभी को अपने अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट का हमारे त्यागी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो है पूरा का पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का ही उनका ये काम रहता है। वो लोगों से कूड़ा लेते हैं, उनको सेग्रीगेट करने की प्रेरणा देते हैं, सेग्रीगेट उनसे करवा के लेते हैं, फिर उसके बदले उनको पौधे देते हैं। तो फिर लोगों के अंदर ये एक उत्साह रहता है कि हमें अपना घर का कचरा ले जाना है और पौधे लेने हैं उनसे। तो वो लोग लेके जाते हैं और वो लोग पौधे लेके आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अब वो 400-500 किलो कचरा रोज जो है वहाँ पर आ जाता है। 400-500 के 4-5 क्विंटल तक कचरा वहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। और उसको जो है फिर वो वहाँ पर ये करते हैं। अब वहाँ पर अच्छा उन्होंने एक व्यवस्था इस मिनट, चीज़ की बना ली है। ये दिखाऊं भैया, एक मिनट आपको। ये हाँ देखिए, जी, हाँ जी। ये जी जी एक पाइप है, ये पाइप दिख रहा है, जी दीदी, जी जी जी। ये गमले में रख दिया। इस ठीक है दी, आप इसी म्यूट हो पाइप गई हैं। में इसी पाइप में मैं वो डाल देती हूँ, बचा हुआ सब्जियों के छिलके, अच्छा, गमले के अंदर ही है। ठीक है। और उसी के अंदर डाला, ऊपर से पानी डाल देती हूँ, वो पोषण उसको मिलता रहता है, वो धीरे धीरे डलता रहता है। ये एक पाइप नहीं है, एक ये रहा, 2, 3, मेरे पास तो जो थोड़ी सी जगह है, ये 4, 5, सबके अंदर ये पाइप सिस्टम बनाया हुआ है। और पाइप से मुझे खाद को हाथ लगाना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप जा रहा है, गंदगी नीचे अपने आप से जा रही है वो। और वो ये रोज का गार्डन बन गया है। अब ये देखना कितने सुंदर सुंदर फूल आने वाले, इतने बड़े बड़े। ये जहां पर भी जगह मिली है ना, थोड़ी सी भी, ये थोड़ी सी जगह है, इसी के अंदर देखो प्याज लग रहा है, लहसुन लग रहा है, केल लग रहा है, इतनी सी तो है बस, इतनी सी तो है। लेकिन इतनी सी, ये तो बहुत सारी है। मन में क्यों सोचना इतनी सी है? ठीक है ना, पाइप लगा दो हर गमले के अंदर, उसी में डाल दिया आलू की छिलके, पानी डाल दिया ऊपर से, बस। दीदी आपके पास तो बहुत सारा स्टॉक है, और दीदी तो
सर्दियां जब बढ़ती हैं तो सारे पौधों को अपने साथ घर के अंदर रखती हैं, और दीदी के जो ऐसे पौधे होते हैं जो उस मौसम में नहीं भी होते, वो भी सरवाइव करते हैं दीदी के साथ। भैया ने दीदी ने दिखाया था पूरा गार्डन अपना घर का। नहीं, वो सरवाइव जी नहीं जी करते, जी वो जीते हैं। देखिए, इमली का जीते पौधा हैं 9 बिल्कुल। साल पुराना है मेरे पास, 9 साल का बेटा है, जो मैंने खुद उगाया था अपने हाथ से। ये बीज है, ये रहा। ये देखिए सारे पौधे, ये कड़ी पत्तल के 3 पौधे आप दिख रहे हैं, ये गुड़हल दीदी है। अब आया और फोटो ये बाहर नहीं जा सकता, घर के अंदर उगा हुआ है, अभी तक बाहर नहीं जा सकते ये। अब देखो 2 फूल आए हुए हैं इसके अंदर, वो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और जामुन है इसमें मेरे पास, रुद्राक्ष है, गुड़हल के तो बड़े बड़े पौधे हैं। ये सारे पौधे हैं, पता नहीं कितने क्या क्या नाम है इनके, इतने सारे हैं ये। और सब अंदर आते हैं, और मेरा घर जंगल बोला जाता है मुझे, पागल, लेकिन हम हैं पागल, इसमें क्या बात है। ये सब देखिए, ये तो एक रूम है, जहां खिड़की है वहां पौधा है, हर खिड़की में। गली मोहल्ले के लोग हमारे घर के बाहर रुक जाते हैं कि दीदी के हम पौधे देखते हैं आज। ये देखिए दूसरी खिड़की में आए हम, ये रहे, ये तीसरी खिड़की देखिए, ये रहे, और खिड़की दिखाऊं, आप देखेंगे तो हर जगह। ये मंदिर है, यहाँ कभी धूप नहीं आती, लेकिन यहाँ 2 पौधे चल रहे हैं, एक बेल चल रही है, लेकिन इसमें एक लाइट का बल्ब, बस मंदिर में लाइट जल रही है तो पौधे रोटी खा रहे हैं। यहाँ एलो है द्वारपाल की तरह, एलो का साइज देखा आपने, ये 8 साल पुराने हैं। और भी देखो, ये दूसरी खिड़की पे आए, ये इस खिड़की में ये पौधे हैं, ठीक है। अगली खिड़की में आ जाओ, ये रहे पौधे। ये रहा एक और, कोई जगह बची नहीं, और भी देखिए ये बड़ा एक और पौधे। मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, मुझे कहने लगे आपके लिए क्या गिफ्ट लाएं। मैं क्या, मिट्टी? क्या पागल है तू, कोई मिट्टी भी मांगता है? वो वेट कर रहे हैं, जब उनकी मिट्टी आएगी तभी आएंगे हमारे घर, जब तक आएंगे नहीं। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। ये जी प्रेरणा सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल और दीदी, बिल्कुल जरूरी है, बहुत सुंदर। देखिए कितना सुंदर, एक गमले में अगर पानी है ना तो पूरा पौधा सरवाइव कर जाता है, दूसरे में नहीं भी है तो 2 चल रहे हैं एक सबसे साथ। बड़ी बात दीदी, इनको देखकर जो मन में प्रफुल्लता आती है ना, आहा, एक पत्ती को अरे देखकर, मतलब इतना जी आपका है तो आपका मन खुद ही प्रफुल्लित रहता होगा। मैंने तो देखा है कि थोड़ा सा भी देख के एक नई पत्ती आती है और पौधा विकास करता है तो बहुत आनंद आता है। इतना समय नहीं जी, मिलता, लेकिन समय भी निकल जाएगा, जैसा आप कह रहे हैं, ये हमारी कमी है। और ये तो समय तो जी, समय तो बढ़िया है ही हमारा। बनाए और सब किसान बने। एक आप चीज और देखिए सबसे ये काम भैया रुद्राक्ष ने है, कही आपने थी। देखा है रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष है, अभी लेके आई थी मैं इसको, मैंने इतने सी डंडी से उगाया है। चलिए दीदी बाय। बहुत सुंदर। आज आपके गार्डन को देखते देखते दीदी समय का देखा ही नहीं हमने, बहुत आनंद आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए। तो समय का इसको अतिक्रमण नहीं कहेंगे, आज हम प्रैक्टिकल देख रहे थे। तो सभी को धन्यवाद, अमन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। कल की कक्षा में मिलते हैं और सभी दीदी से हम प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। जी अपने प्रणाम हिस्से का दीदी, बहुत कचरा बहुत हमें कम करना है। हम सब जागरूक हो कि हम कितना कार्बन निकाल रहे हैं, उसको कम करते जाएं। बस अपने अपने का सोचें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। सभी को प्रणाम, जी, बहुत बहुत आभार। शांति पाठ करते सभी हैं। को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का इतना सुंदर गार्डन देख के मन प्रसन्न हो गया। सभी को प्रणाम। सभी को शांति प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। शांति। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरुदेव प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी दीदी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, शुभ प्रणाम रात्रि। दीदी।